हेलो साथियों, A to Z क्लासेज में आपका स्वागत है। और अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज हम लोग जो हिंदी के उपसर्ग होते हैं 10 उसके बारे में जानेंगे। उपसर्ग क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। उपसर्ग से उदाहरण जो होते हैं वो जानेंगे। उन 10 के जो उदाहरण होते हैं वो जानेंगे। उपसर्ग कैसे कैसे फंक्शन करता है वो जानेंगे। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए आप हमारे क्लास में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए और ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी कि उपसर्ग कितने होते हैं और उन उपसर्गों का अर्थ क्या होता है। ठीक, तो उन उपसर्गों का अर्थ क्या होता है ये सारी चीज़ें जान लेंगे, विधि विधान से जान लेंगे कि वो चीज़ें होती क्या हैं। तो हमारी कक्षाएं रोज़ शाम 5 बजे हिंदी की स्टार्ट होती हैं और 7 बजे मनोविज्ञान की साइकोलॉजी किताब। दोनों कक्षाओं में ही आप बराबर बने रहें, किसी कक्षा में कम या किसी कक्षा में ज़्यादा नहीं। हम चाह रहे हैं कि अधिक से अधिक लोगों को दोनों कक्षाओं में जुड़े। और भी हमारी कक्षाएं हैं, कुछ किसी कारण से नहीं चल पा रही हैं, कई दिक्कतें आ रही हैं उसमें, वो भी कक्षाएँ हमारी अगले सोमवार से नियमित रूप से चलने लगेंगी। तो फिलहाल अभी जो क्लासेज चल रहे हैं इसको भी किसी तरह मैनेज करके आप लोगों के लिए चलाया जा रहा है। नहीं तो कई लोगों के वहाँ बहुत ज़रूरी से ज़रूरी काम है, लेकिन सारे काम छोड़ के आपके लिए यहाँ पे सबको बुलाया गया है भाई कि ये काम आपका नुकसान ना हो। ठीक, तो अब बात करते हैं उपसर्ग। जो ऊपर लिखा होगा जो हिंदी का उपसर्ग, देखिए उपसर्ग तो उर्दू के भी होते हैं, उपसर्ग तो हिंदी के भी होते हैं, उपसर्ग संस्कृत के भी होते हैं। और तीनों के जो हिंदी उर्दू और संस्कृत के उपसर्ग होते हैं तीनों की संख्या अलग अलग होती है। ये नहीं कहा जा सकता कि उपसर्ग सिर्फ हिंदी के होंगे तो एक उपसर्ग कोई बता दिया गया तो उसमें वही चीज़ें उसमें भी गई। नहीं, तीनों के उपसर्ग थोड़े थोड़े अलग रूपों में हैं, उनकी संख्या भी अलग अलग रूपों में है और उसके जो अर्थ कहे जाते हैं वो भी थोड़े थोड़े अलग रूपों में, यानी थोड़ी थोड़ी विषमताएं पाई गई हैं इस तरह के। तो सबसे पहला प्रश्न मेरा यही है कि हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी है। हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी है? कमेंट के माध्यम से जल्दी बताइए, हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है। आज हम सिर्फ केवल उपसर्ग जानेंगे, जो प्रत्यय है हम उसको अगली कक्षा में, क्योंकि उपसर्ग में ही आपके जितने उपसर्ग हैं उनको बताने में वक्त थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा। तो इसीलिए आज हम केवल उपसर्गों के बारे में जानेंगे कि एक भी उपसर्ग आ जाए तो आपसे एक भी प्रश्न छूटे ना। तो हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है भाई, कितनी होती है? कमेंट जल्दी करिए, कितनी होती है? 10 होती है। चलिए बहुत बढ़िया, 10 होती है। ये हिंदी में मैंने 10 लिखा है, ठीक, ये 90 मत पढ़ लीजिएगा, 10 होती है। यही प्रश्न एक और पूछता है कि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? पुनरुक्ति का चिन्ह है। आज पिछली कक्षा में हम लोग चिन्ह पढ़े थे ना, तो उसी में समझ लीजिए कि मैंने पुनरुक्ति का चिन्ह भी लगा दिया कि यानी इसके नीचे क्या है। आप समझदार हैं, समझ लिए होंगे कि मैं कह रहा हूँ। तो आप बता दीजिए संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है। अगर हिंदी में 10 है तो संस्कृत में कितनी है, कितनी होती है? एक बार कमेंट के माध्यम से बताइए। 22। कितनी है? 22। यानी संस्कृत में जो है उपसर्गों की संख्या 22 होती है और हिंदी में कितनी होती है? 10 होती है। उसमें अलग होते हैं, इसमें अलग होते हैं। अब उपसर्ग का उप मीन्स क्या होता है? उप मीन्स समीप, उप मीन्स समीप, और सर्ग मीन्स जोड़ना। यानी जो समीप के अर्थ को, शब्द को जोड़ के एक नया अर्थ बना दिया जाता है उसको उपसर्ग कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ यही हुआ, जो अपने नज़दीक के शब्द को जोड़ के एक नया शब्द बना दिया जाता है उसी को उपसर्ग कहते हैं। जैसे ये चीज़ें आप जानते हैं, ये क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? हार। तो कौन सा हार? गले वाला हार या पराजय वाला हार? ये समझ लीजिए, पराजय वाला हार है। ठीक, ये जब पराजय वाला हार है तो इसके आगे क्या लगा दिया जाए? कोई भी आगे उपसर्ग लगा दिया जाएगा तो ये हार पता नहीं क्या क्या बन जाएगा। आगे
अगर हार के आगे कोई भी एक उपसर्ग जोड़ दिया जाए, जैसे प्र। अब नया शब्द क्या बना, एक बार पढ़िए तो, प्रहार। प्रहार मतलब आक्रमण, ऐसे मारना, ऐसे थोपना, वो क्या हुआ, प्रहार। देखिए एक पहले तो हार था, लेकिन जैसे उसके आगे प्र उपसर्ग लगाया गया तो शब्दों में क्या हुआ, बदलाव हुआ। और शब्दों में बदलाव होता है तो वो एक नए अर्थ को ले लेता है। ठीक, वो शब्द आप सुने रहते हैं, जाने रहते हैं, लेकिन जैसे ही उसमें उपसर्गों का प्रयोग होता है, शब्द जो होते हैं बिल्कुल एक नए रूप ले लेते हैं, उसी को उपसर्ग कहा जाता है। ठीक, अब बात करते हैं उपसर्ग। 10 हो गए। आज हम हिंदी के ही उपसर्ग पढ़ रहे हैं, संस्कृत के नहीं। ठीक, तो सबसे पहला जो उपसर्ग होगा हिंदी का वो कौन सा है, हिंदी का सबसे पहला उपसर्ग कौन सा है। अरे भाई, स्वर कहाँ से स्टार्ट होता है, सबसे पहले स्वर स्टार्ट होता कहाँ से है, अ से ना। तो भाई सबसे पहला अगर उपसर्ग होगा भी तो कौन सा होगा, अ एक उपसर्ग हो जाता है। ठीक, उसके साथ कह सकते हैं अन भी, ये भी अन। ये किसके उपसर्ग हैं भाई, ये हिंदी के उपसर्ग हैं। ठीक, किसके उपसर्ग हैं, हिंदी के। इनका अर्थ क्या होता है, इनका अर्थ क्या होता है आप बताइए। चाहे अ लिखा हो चाहे अन लिखा हो, जो उपसर्गों में बात हो रही है इसका अर्थ क्या लिखा है, यानी ये अभाव के अर्थ में अभिव्यक्त होता है। अभाव यानी ये चीज़ें हमेशा अभाव को ही दर्शाती हैं। ये जो शब्द आप वर्ण दिखाई दे रहे हैं, ये वर्ण उपसर्ग के रूप में आपको जब मिलेंगे तो ये शब्दों के साथ किसी न किसी रूप में ये उस चीज़ को अभाव के रूप में दिखाई देंगे। जैसे जैसे अ उपसर्ग मैंने लगा दिया, और गम्य। गम्य मीन्स क्या होता है, गम्य मीन्स जाना, जाना होता है ना, कहते हैं ना गतिमान है, गम्य है, वो क्या है, जाना के अर्थ में। यानी आगे उसके अ उपसर्ग लग जा रहा है तो ये अगम्य, मतलब गम्य जो जा रहा था, व्यक्ति शानदार तरीके से अपने हिसाब से अपने चाल के साथ जा रहा था, उसी के साथ अ उपसर्ग जब प्रयोग हो जा रहा है तो वो क्या हो जा रहा है, अगम्य। मतलब अब वो जाने के लायक नहीं रहा, अब वो चीज़ें जाने के तरीके से नहीं रही, वो उसके लिए अगम्य, मतलब थोड़ा सा कठिन हो जा रहा है। ठीक, अब बात करते हैं अन। अन ये वाला, धन, मोल। मोल कहते हैं ना, मोल भाव करते हैं। हाँ, किसी चीज़ के लिए जाते हैं ना तो मोल भाव करते हैं, तो इस मोल के साथ अन उपसर्ग लग जा रहा है तो क्या हो जा रहा है, अगर मोल के साथ, अगर जिसको आप एक कीमत लगा रहे हैं, कुछ खरीद बेच रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं कि ये चीज़ बार्गेनिंग कर रहे हैं, तो वो मोल है। ठीक, मोल के साथ अन उपसर्ग लग रहा है तो ये क्या हो जा रहा है, अनमोल। अनमोल मीन्स इसकी कोई कीमत नहीं, कहते हैं ना हमारे लिए ये भाई बहुत अनमोल है, जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। अगला है अधन मर। अगर यही चीज़ें वो मर गया है तो भाई मृत्यु है, लेकिन उसी के साथ उसी के आगे जस्ट अ जुड़ जाए तो क्या हो जा रहा है, वो चीज़ें अमर हो जा रही हैं, यानी अब वो नहीं मरेगा, कभी नहीं, अमर आदमी नहीं मरेगा। ठीक, आप अपने हिसाब से कमेंट के माध्यम से बताइए। यहाँ पे मैंने शुद्ध लिख दिया। ठीक, आगे कौन सा उपसर्ग लाऊं, अन या अ, अन या अ, तो भाई अ लगा दे रहा हूँ। अन लगाऊंगा तो अनशुद्ध होगा, तो वो समझ में नहीं आएगा। और अशुद्ध मतलब ये चीज़ें शुद्ध नहीं हैं, अशुद्ध, ये इसका उपसर्ग हो गया। देखिए ये चीज़ें आप पहले से सारी चीज़ें जान रहे हैं, लेकिन जैसे ही इन शब्दों के आगे उपसर्ग प्रयोग हो रहा है वो चीज़ें बदल जा रही हैं। जैसे अन, धन, जान। जान समझते हैं, जान समझते हैं, पता नहीं क्या क्या समझते हैं इस शब्द के बारे में, लेकिन हम जो जान बता रहे हैं कि उसके अंदर कितनी जान बची है, कितनी प्राण बची है, कितनी वो सफलतापूर्वक ज़िंदगी जी रहा है, उसके अंदर कितना क्लेवर है, कितनी क्षमता, कितना प्राण है, वही एक जान है। और आप
जो प्यारा सा शब्द बोलते हैं वो मैं नहीं कह रहा हूँ। ये वाला जो आपका जो है आपकी प्रगति को लेके, आपके अंदर आपकी योग्यता को लेके, आपकी दृढ़ता को लेके, कहते हैं ना सपनों में उड़ान होती है तभी तो जान होती है। हाँ, तो यही वो है। और उसके आगे बेचारा अन लग जा रहा है तो क्या हो जा रहा है भाई, इस चीज़ों से वो अनजान, यानी उसको अब कुछ पता ही नहीं है, वो अनजान हो जा रहा है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप जानते होंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार और जानें। परीक्षा जैसे जैसे नज़दीक आती चली जाती है, सोचते हैं कि ये बड़ा आसान है, उपसर्ग बहुत आसान है, और बस जैसे ही ऑप्शन दे देता है ना तो बहुत सारे मेंटली प्रेशर आपके साथ रहता है, और जानते हुए भी प्रश्न को आप गलत कर देते हैं। तो कहते हैं कि अरे यार इसका तो यही उत्तर हुआ था, गलती हो गई। तो वो गलती ना हो, एक बार मेरे साथ रिपीट हो जाए, आप उस चीज़ों को जान लें, जो जान नहीं रहे हैं वो भी लोग जान लें, और परीक्षा में इस चीज़ को फिर आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना हो। एक बार मेरी वीडियो खोलिएगा, देखिएगा कि सारे के सारे 10 उपसर्ग आपके सामने पड़े होंगे और आपको उसको आसानी से कर ले जाएंगे। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरा उपसर्ग। दूसरा उपसर्ग कौन सा है भाई? दूसरा अध। अध, अध नहीं लिख रहे हैं, अध देखिए धनुष वाला ध है, अध मतलब आधा के रूप में, आधा के अर्थ में। ये जो अर्थ है अध है, अध है ये आधा मतलब पार्ट, जिसको किसी चीज़ पूरी रहती है उसको आधा कर दिया जाता है उसके अर्थ में। तो ये मान लीजिए ये कोई वर्ड लिखा हुआ है, ये वर्ड लिखा हुआ है जैसे खिला, यहाँ खिला, यहाँ पका, मरा। ठीक, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। जला। अब इनके आगे देखिए कोई ना कोई उपसर्ग जोड़ना है। कौन सा उपसर्ग जोड़ना है? ये वाला अध। अगर अध उपसर्ग इसके आगे जोड़ते हैं तो ये अध, ये शब्द क्या बने? खिला, पका, मरा, जला। ये सारे शब्द से आप परिचित हैं कि नहीं हैं? ये शब्द जानते हैं कि नहीं है? यानी सार्थक अर्थ इनका कहीं न कहीं से हमको सार्थक अर्थ पता है, लेकिन जैसे ही इनके साथ उपसर्गों का प्रयोग हो रहा है ये शब्द क्या है? अपने अर्थ को ही पूरी तरह परिवर्तित कर दे रहे हैं। यानी अध मतलब अध खिला, अध खिला मतलब आधा खिला हुआ कोई फूल। ठीक, अध, अध पका यानी आधा पका हुआ, अध पका यानी कोई भोजन है वो आधा पका हुआ। कहते हैं ना चावल थोड़ा सा कम पका रह गया, थोड़ा सा ज़्यादा कच्चा रह गया, ये चीज़ें कहते हैं ना सब्जी थोड़ी सी कच्ची रह गई, आधा ठीक से पका नहीं पाया, तो ये क्या हुआ? अधखिला भी, अधखिला भी कह सकते हैं। अधखिला लिखा हुआ, चलिए अधखिला भी। ये अधपका, मरा मतलब अध मरा, अध जला, ये सारी चीज़ें हैं। अध मरा, देखिए इन शब्दों को बस जोड़ रहे हैं। अध जला यानी आधा जला हुआ। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई कि मतलब जब भी अध दिखाई दे तो समझ लीजिए ये अध उपसर्ग कहीं न कहीं किसी चीज़ का पार्ट करने वाला है। जिसके आगे लग गया उसका ये पार्ट कर देगा। ठीक, उसको आधे रूप में हमेशा परिवर्तित करके रहेगा। न कहते हैं ना घर का न घाट का, न घर का न घाट का, यानी बीच में करके छोड़ देता है। ठीक, अब अगले पे आते हैं। जानते हैं कि आज हमारा तीसरा क्या उपसर्ग है? उन। तीसरा क्या है? उन। उन क्या होता है? उन का अर्थ क्या होता है? उन मतलब एक कम के अर्थ में। एक कम मतलब एक कोई भी ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें एक कम होगा, जिसमें संख्या एक कम होगी। जैसे जैसे उन लिख दिया गया 30, 29 को क्या कहते हैं? ऐसे लिखते हैं ना, तो इसमें क्या है? एक संख्या कम है ना, तो ऐसे ही 29, यही है ना। मतलब इसीलिए 29 मतलब उन मतलब एक कम। इसका अर्थ देखिए, एक कम मतलब किसी भी संख्या में एक कम होता है।
उन धन नीस बराबर 19। 19 तो ये क्या है, 19 भी क्या है, 20 से एक संख्या कम है, ठीक। उन धन 60 यानी 59 बराबर 59, मतलब 60 में एक संख्या कम है। ये अंग्रेजी वाला मैंने लिख दिया है कि भाई आप लोग समझ लें कि अंग्रेजी में भी, अब 59 वगैरह हिंदी में लिखूँ थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे। चलिए इसको इसी तरह से, अब चौथे पे आते हैं कि चौथा क्या होता है। चौथा आओ, चौथा क्या है, आओ समझते हैं। अरे भाई आओ को ऐसे भी लिखा जाता है ना, आओ, ठीक। अब आओ समझे, आओ मतलब क्या होता है, हीनता, इसे कहते हैं हीनता के अर्थ में लिया जाता है, हीनता के अर्थ में, हीनता के अर्थ में लिया जाता है। हीनता मतलब किसी चीज़ की हीनता होती है, भाई हिनाई होती है, बहुत अच्छी बड़ी बातें होती हैं कि ये इसकी हीनता है, इसकी डीमेरिट है, वो क्या है, उसकी हीनता ही कहलाती है। तो ये हीनता के अंतर्गत क्या लिखते हैं, अव उपसर्ग होगा गुण। अवगुण का मतलब अवगुण या अवगुण, इस तरह से कहीं कहीं अवगुण लिखा होगा तो भी यहाँ ऐसे लिखा मिलता है, और अवगुण भी इसी रूप में, यहाँ न लिखा हुआ तो यहाँ न लिखा मिलेगा, कहीं कहीं न लिख के देखिएगा कि र लिख देता है। तो बात क्या होती है, दोनों की एक ही होती है, तो अवगुण हो जाता है, ठीक, अवसर हो जाता है। अव लिखा हुआ है ना, देखिए अव धन सर बराबर अवसर, मतलब आप किसी न किसी रूप में परीक्षा का अवसर पा रहे हैं, परीक्षा में सफल हो रहे हैं, ये आपके लिए अवसर माना जा रहा है, ठीक। अब अगले पे आते हैं, अगले पे, अगला क्या होगा, क्या होगा भाई, क या कु। अब इसका शाब्दिक अर्थ हम क्या लेंगे, आप बताएंगे। अरे भाई आप बताइए ना इसका अर्थ। बुरा या बुराई के अर्थ में, बुरा या बुराई के अर्थ में इसका नाम लेते हैं, क या कु, ठीक, क या कु। जैसे कहा जाता है कु लग जाए, इसके साथ पात्र हो, पात्र आदमी हो, लेकिन इसके साथ कु लग जाता है उपसर्ग, तो क्या हो जाता है भाई, कुपात्र। मतलब अब ये अभी तक तो पात्र था, लेकिन उस चीज को पा जा रहा है, कु उपसर्ग लग जा रहा है, तो ये कुपात्र हो जा रहा है। कुचक्र, कु धन चक्र, कुचक्र रचा जाता है ना, कहते हैं बहुत सारे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं, कुचक्र। पहले चक्र चल रहा था, उसके आगे कु लग गया, कु उपसर्ग लग गया, तो क्या वो चीजें बन जाएंगी, कुचक्र। मतलब किसी के साथ कोई चीजें कुचक्र रूप से चल रही हैं, ठीक। कुकर्म, कुकर्म, कर्म कर रहे हैं आप, लेकिन उसी के साथ कु लग जा रहा है, तो ये कुकर्म हो जा रहा है, यानी अनैतिक कार्य हो जा रहे हैं, बुराई हो जा रहा है। ये क वाला भी देख लीजिए, क धन पूत यानी कपूत, पूत है, अच्छा लड़का है, लेकिन उसके आगे क उपसर्ग लग जा रहा है, तो क्या हो जा रहा है, कपूत हो जा रहा है, ठीक। अब अगले पे आते हैं, अगला उपसर्ग, अगला उपसर्ग क्या होगा, जल्दी बताइए। ये चौथा नहीं था, ये पांचवा था। ये पांचवा था, ठीक, जल्दी बताइए। अगला क्या होगा, आप थोड़ा सा कमेंट के माध्यम से बताएंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा हमको भी। भर, भर, भर का अर्थ क्या होता है, भर मतलब भरा हुआ,
मतलब भर उपसर्ग लगेगा किसके साथ, पेट के साथ, तो क्या हो जाएगा भर पेट। आपका पेट है उसके साथ भर लग जा रहा है तो आप भोजन क्या करते हैं, भर पेट करते हैं, भूखे नहीं रहते हैं, पूरे पेट जितनी आपकी इच्छा होती है, क्षमता होती है, उसके अनुसार भोजन करते हैं। भर, फिर इसी के साथ कोई मार दे रहा है तो कहा जाता है ना भरमार है। पूरी इतनी चीज़ें हैं कि उसकी एकदम भरमार है, कमियाँ नहीं है, एकदम भरमार है। ठीक, भर के साथ पुर लग जाता है, जैसे गोरखपुर है तो पुर लगा हुआ है गोरखपुर में, तो ये भर आगे लग जा रहा है तो भरपूर हो जा रहा है, भरपूर हो जा रहा है। मतलब जो चीज़ें आपको मिल रही हैं एकदम पूरी की पूरी मिल रही हैं, कोई कमी नहीं उसमें, एकदम पूरी तरह भरपूर मिल रही हैं। ठीक, अब अगले वाले पे आते हैं। ये एकदम थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आप जानते होंगे, बहुत सारी चीज़ें इसमें आप बहुत सारी चीज़ें जानते होंगे, बस ये उदाहरण थोड़े थोड़े से हैं, बस इनका अर्थ बता दिया जा रहा है कि जिससे आपको किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला है 7वां नी। नी का क्या अर्थ होता है, निषेध। निषेध मतलब मन, जो चीज़ें एकदम प्रयोग के लिए नहीं, आपको उस चीज़ के लिए मना किया जा रहा है वही निषेध है। जिसका प्रयोग करना एकदम मना है उसी को निषेध कहा जाता है। तो इसीलिए ये नी उपसर्ग है। और नी के साथ कौन कौन से वर्ड लग सकते हैं भाई, ऐसे नी प्लस नी, आप बताइए नी के साथ में क्या क्या लगा दूं। ये 4 ही उदाहरण, होते तो बहुत सारे उदाहरण हैं, 4 ही लगाएं। निधड़क बराबर निधड़क, नी डर यानी निडर, निडर। अब बताइए आप, नी धन हत्था बराबर नी हत्था। और क्या, नी के साथ क्या लगा दिया जाए, अरे भाई एक तो निकम्मो होता है, एकदम बिना काम के रहता है, कोई काम इसको पसंद नहीं है, उसको क्या कहते हैं, निकम्मा कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप नी के अंतर्गत, यानी जो चीज़ें आपको रोकी जा रही हैं, ये चीज़ें ना करिए, उस चीज़ के लिए मना की जा रही हैं। देखिए ये हत्कम्मा था, ये हत्था था, डर था, धड़क था, और इनके आगे नी उपसर्ग लगने के साथ एक देखिए बिल्कुल नए अर्थ के साथ निधड़क, बेधड़क, कहते हैं किसी चीज़ का कोई डर नहीं, निडर कोई डर ही नहीं, निहत्था किसी प्रकार का कोई हथियार का प्रयोग नहीं, निकम्मा का कोई काम नहीं, एकदम इसके पास कोई काम ही नहीं है, निकम्मा। अब अगले वाले पे आते हैं। दू, दू उपसर्ग है। दू किस रूप में, वो हीनता था, ये हीन के रूप में, हीन के अर्थ में, वो हीनता था, ये हीन है। दू, इसके आगे भी मैं कई दू लिख दे रहा हूं, आप दू का कम से कम कई वर्ड बना लीजिए, कई बना लीजिए, 4 है, 4 उदाहरण दे रहा हूं। बहु होते दू से बनने वाले बहुत सारे वर्ड हैं, बहुत सारे वर्ड हैं। आप बताइए, दू के साथ बला लग जाए तो क्या हो जाएगा, दुबला। दू के साथ और क्या लगा दिया जाए, आपका कान, तो क्या बन जाएगा, दुकान। दू के साथ और क्या लगा दिया जाए, लारा, ब्रायन लारा, तो क्या बन जाएगा, दुलारा। अब दू के साथ क्या लगाया जाए, साला। साला समझते हैं, एक रहने की, गायों की, भैंसों के जो स्थान होता है, पशुओं के रहने का जो स्थान होता है उसको साला कहते हैं। मामा जी वाला साला नहीं है, अपने पत्नी के भाई वाला साला नहीं, ये रहने वाला साला है, तो इसको क्या कहते हैं, दुसाला। क्या कहा जाएगा, दुसाला। तो देखिए दू के साथ कितने अर्थ आपको बन जा रहे हैं, एक से एक अर्थ बन जा रहे हैं। ठीक, अब नवा है, नवा कौन सा होगा, आप बताइए, अभी तक कौन सा छूटा है, जल्दी बताइए।
बिन यानी बिना इसके, यानी रहित, रहित के अर्थ में, यानी जो चीज़ें नहीं हैं उसके साथ नहीं है। सहित का मतलब जो चीज़ें साथ में होती हैं उसको कहा जाता है। बिन मतलब कहते हैं बिन तुम्हारे काम नहीं होगा, बिन तुम्हारे ये शाम नहीं होगा, बिन तुम्हारे दिन नहीं ढलेगा, बिन तुम्हारे पार्टी नहीं होगी। मतलब एक चीज़ें कहीं न कहीं आपके बगैर, बिन तुम्हारे जीवन नहीं कटेगा। बहुत सारे डायलॉग वगैरह मारते हैं ना कि बिन तुम्हारे हई फलाने ठिकाने बहुत सारी चीज़ें, तो यही वो बिन है। अब बिन किस रूप में है भाई, तो बिन, तो इसको बिन लिख देंगे, एक और बिन लिख देंगे। आप जल्दी जल्दी बताइए इन दोनों का। बिन ब्याहा, ब्याहा को जो ब्याह शादी विवाह किया रहता है उसको ब्याहा कहते हैं, और उसके साथ बिन लग गया तो बिन ब्याहा हो गया भाई, बिना ब्याह के हो गया। अब क्या लिख दिया जाए, क्या लिख दिया जाए, बिन तुम हो तो सब कुछ ठीक है, अगर तुम नहीं हो तो कुछ भी ठीक नहीं, यानी बिन तुम, बिना तुम्हारे। यानी ये बिन जो है किसी न किसी चीज़ को ये बता रहा है कि उस चीज़ का अभाव है भैया। सी ठीक। अब आखिरी, हिंदी का जो आखिरी उपसर्ग है स या सु, कौन सा उपसर्ग है, जल्दी बताइए। अभी मैंने बोला वही बोल दीजिए, 10वां। स या सु मतलब अभी तो रहित था, ये सहित मतलब सहित के अर्थ में, यानी ये चीज़ें आप किसी न किसी के साथ हैं, साथ लेके चलते हैं। बिन का मतलब रहित और सु का, स का मतलब सहित। ठीक, तो ये क्या कह रहा है, सु 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 सु। चलिए 4 उदाहरण हमको बस सु का बस बता दीजिए। सुपुत्र, चलिए भाई, सुंदर पुत्र, सुपुत्र हो गया। अगला, अगला डॉल, ठीक है भाई, डॉल भी कर लें, सुडॉल। शरीर जिसकी अच्छी रहती है, कहते हैं कद काठी अच्छी रहती है, उसको सुडॉल काया वाला। ठीक, सु सु सुदर। ठीक, अब एक 100 वाला भी देख लीजिए। एक 100 वाला, मान लीजिए 100 सब सु का ही नहीं रहेगा, 100 को जग कर लीजिए बराबर सजग। एक और 100 को ले लीजिए, एक और 100 को बताइए जल्दी, हित, यानी सहित। ये सारे जो थे 10 उपसर्ग थे। ये उपसर्ग आप लोग जानते होंगे, लेकिन अगर एग्जाम में यही पूछता है कि कौन सा इसमें से हिंदी का उपसर्ग है, तो आप इन उपसर्गों के माध्यम से वो चीज़ें बता सकते हैं कि ये कौन सा उपसर्ग हिंदी का है या कौन सा उपसर्ग संस्कृत का, क्योंकि हिंदी वाले अंग्रेजी में नहीं, हिंदी वाले संस्कृत में नहीं, संस्कृत वाले हिंदी में नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, उसमें कुछ अलग तरीके से है। ठीक, तो आप बता सकते हैं। अब अगर आपसे अब प्रश्न पूछे कि कौन सा इसमें से उपसर्ग हिंदी का है, तो आप उस चीज़ों को बता सकते हैं। प्रश्न जिस तरीके से भी पूछे, कोई भी उदाहरण पूछे, आप उदाहरण के माध्यम से बता सकते हैं। कई मैंने उदाहरण बताए, मैंने 4 3 2 1 इसी तरह से उदाहरण बताया है, तो सिर्फ 4 5 3 2 1 ही उदाहरण नहीं होते, बहुत सारे इसको उपसर्ग बना सकते हैं। आप घर पे बैठिए और इन उपसर्गों का प्रयोग कर करके आप बहुत सारे जितने शब्द सोच सकें उतने शब्द। अगर इसी क्लास को मैं और लंबा लेना चाहता कि और ज़्यादा समय लूँ, तो समय के लेने के लिए तो मैं ले लेता, लेकिन क्या वो चीज़ें मैं दे पाता जो आप आराम से दिमाग लगा कर घर पे बैठकर कर पाते, वही चीज़ें मैं भी करता जो आप बैठ के करते। तो कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दे दिया जाए, गागर में सागर भर दिया जाए। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और एक बार और, जितने लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, ये सारे लोग सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद।